क्या आपको पता है इंडिया में हर साल हजारों बच्चे जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से 24 साल होती है वो सुसाइड कर लेते हैं। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो उनकी खराब फिजिकल और मेंटल हेल्थ। अगर मैं बात करूं तो पूरे इंडिया में जो आज के टाइम पे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर मैं बात करूं चाहे आप कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम्स हो, अगर हम वहां जाकर के देखें तो जो एक पैटर्न है, देर रात तक कैंटीन खुली है, लोग रात को वहाँ पे मैगी खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहाँ का जो हॉस्टल है वहाँ पे जिस तरह का खाना मिल रहा है, अगर हम इन सारे के सारे पैरामीटर्स को मिला के देखें तो जो जिस तरह की लाइफस्टाइल वो जी रहे हैं ये सारे के सारे कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से इतने सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये सारे के सारे मामले देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा बच्चे जो 18 से 24 साल के बच्चे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो सुसाइड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस गलतियां करते हैं, और उसके बाद 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसको कि अगर इंप्लीमेंट किया जाए, फॉलो किया जाए तो इस केसेस को रोका जा सकता है। क्योंकि ये नंबर्स साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं और आज के टाइम पे सुसाइड एक एपिडेमिक बन गया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूंगा। तो अगर मैं एक नटशल में बात करूं ना तो 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 18 से लेकर 24 साल के हैं जो कि कहीं ना कहीं या तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो किसी न किसी तरह की मेंटल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं कि उसमें कितने परसेंट स्टूडेंट को किसी तरह का सोल्यूशन मिलता होगा, मुझे नहीं लगता कि शायद ये नंबर्स 10 या 20% से ज़्यादा होगा। इसका मतलब 50% बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे बच्चे, मतलब 2 में से 1 बच्चा ऐसा है जो कि किसी न किसी तरह का मेंटल प्रेशर झेल रहा है और उसके साथ में ही वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। और इसके अलावा जो बहुत सारा पीयर प्रेशर पड़ा हुआ है, एकेडमिक्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर, फ्रेंड्स को देख करके जो एक दिमाग में पीयर प्रेशर बन जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ लेके जाता है और वो पुअर लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में इस तरह के कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में हर साल लगभग 12,500 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल सुसाइड कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो डेटा है ये 2022 का डेटा है, और इसके पहले अगर हम साल दर साल पीछे जा करके देखें तो हम ये देखते हैं कि ये नंबर लगातार बढ़ता आ रहा है। 2022 के बाद का मुझे कोई ऐसा डेटा नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं एक और पैरामीटर के बारे में बात करूं तो 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्लीप डिप्राइवेसी का शिकार हैं। और इनमें अगर एक और नंबर जोड़ के देखा जाए तो 40% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो रात में 5 घंटे या उससे कम सोते हैं। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रात का टाइम पे हमारी बॉडी जब हम सोते हैं ना तो खुद को रिपेयर करती है। इसके बारे में मैंने पहले भी कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि रात को लगभग 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक जो हमारा सर्केडियन रिदम है, जो हमारे बॉडी की क्लॉक साइकिल है, उसमें हमारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है। लेकिन रात में कॉलेज के कैंटीन खुले होते हैं, बच्चे रात में पढ़ रहे होते हैं जिस टाइम पे एक्चुअली उन्हें सोना चाहिए। और उसका कारण क्या होता है, अगर वो देर रात तक जागेंगे, चाहे वो पढ़ने के लिए क्यों ना जागे, तो इसके बाद क्या होगा, दिन के टाइम पे जब क्लासेस होंगी वो क्लासेस में फोकस नहीं कर पाएंगे। और स्लीप डिप्राइवेसी की वजह से जो टीचर अपना इतना एफर्ट लगा रहा है, जो इंस्टीट्यूशन अपना इतना एफर्ट लगा रहा है, वो बच्चे के लिए इतना मेहनत कर रहा है कि ये बच्चा लाइफ में कुछ आगे करे, उसको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है, बच्चा उसको सीख नहीं पाता क्योंकि वो स्लीपी होता है, क्योंकि रात को उसकी नींद पूरी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, अगर इसमें मैं एक नंबर और जोड़ दूं कि 80% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, जो दिन में लगभग 3 कप या उससे ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं। और उसमें जो सबसे अफेक्टिंग चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली चीज़ है, वो ये है कि ऐसे बच्चे रात में चाय या कॉफ़ी का सेवन करते हैं जिससे कि उनके बॉडी में जो कैफीन जाता है वो मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देता है और उनकी पूरी बॉडी की क्लॉक साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। जब उनकी पूरी बॉडी की क्लॉक साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, उनको लीवर की कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लेकिन सबसे जो अचंभे वाली चीज़ है वो ये कि इसका उन्हें कोई सिम्टम्स तो दिखाई नहीं देता। और इनमें 60% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर होती है कि वो फ्रिक्वेंट इलनेस का शिकार होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो लगभग 18% बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल से लेकर 24 साल की एज में
वो ऑलरेडी फैटी लिवर के शिकार होते हैं, जिनका उन्हें पता भी नहीं होता। 30% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 18 साल से लेकर 24 साल की एज में वो ऑलरेडी ओबेसिटी वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। नो मैटर उनका पेरेंट्स का जो जीन्स थे वो ओबेसिटी थी या नहीं थी, लेकिन बच्चों में ऑटोमेटिकली 30% बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। ये जो नंबर्स हैं केवल 18 से 24 साल के हैं। इसके बाद क्या होता होगा अभी तो मैं उसका इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा हूं। देखिए, अब इस वीडियो में हम सबसे पहले जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो कारण क्या है। तो सबसे जो पहला कारण है ना वो है अनहेल्दी फूड चॉइस। कभी आप किसी कॉलेज की कैंटीन में जाके देखिए, वहाँ कैंटीन में क्या क्या मिलता है। आप देखेंगे वहाँ समोसे मिलते हैं, पकौड़े मिलते हैं, पेटीज मिलता है, शुगरी आइटम्स मिलते हैं, पैकेट फूड मिलते हैं, चाउमीन मिलता है, बर्गर मिलता है, ब्रेड पकौड़ा मिलता है। अगर कोई आदमी अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है और अगर वो कभी ऐसी कैंटीन में जाएगा ना तो उसको ये ऑप्शन ही नहीं मिलेगा कि इसमें से मैं कोई भी चीज़ कैसे ले लूँ। और ये बच्चे हर दिन सुबह से शाम तक ये सारी की सारी चीज़ें खाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, ये सारे के सारे फूड हैं, पैकेज्ड फूड हैं, इसमें अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, इसमें इतना शुगर कंटेंट है, इसमें इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और यही कारण बन जाता है कि उनकी बॉडी में इसी एज से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण लोगों को फैटी लिवर, ओबेसिटी, ये इसी का रिजल्ट है। जो दूसरा कारण है ना वो है कैफीन और शुगर का ओवरडोज। अगर आप देखें शुगर क्या है, शुगर को ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो आप कभी किसी कॉलेज की कैंटीन में, खासतौर से अगर नॉर्थ इंडिया में कैंटीन में चले जाइए या मेस में चले जाइए तो आपको टिपिकल खाना दाल चावल मिलेगा। इसके अलावा सलाद के नाम पे उनको थोड़े से खीरे या थोड़ा सा उनको प्याज दे दिया जाता है। तो क्या ये एक बैलेंस डाइट है? एक बैलेंस डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें होल ग्रेन्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड गेन होते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं, जिसमें हेल्दी प्रोटीन होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इस तरह के फूड में ना तो कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ना तो किसी तरह का प्रीबायोटिक है, ना तो किसी तरह का प्रोबायोटिक है। और जो बच्चों की आज के टाइम पे एक टेंडेंसी बन गई है ना वो ये कि वो सब्जियां अगर कोई है भी तो उसको खाने में वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। नॉर्मल दाल चावल या जो ऐसे पैकेट में बंद चीज़ें होती हैं उसको खा करके वो अपना काम चला लेते हैं। इतना ही नहीं, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 40% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 18 से 24 साल की एज में हॉस्टल में रहते हैं। वो 2 में से कम अपना एक मील जरूर मिस करते हैं। और जब ये अपना मील मिस कर देते हैं उसका कारण ये होता है कि उसको कंपनसेट करने के लिए वो दोबारा कैंटीन में जाएंगे, वो या तो मैगी खाएंगे, या तो ब्रेड पकौड़ा खाएंगे, या तो वो रस्क खाएंगे, या तो चाय पियेंगे। और ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली जाकर के तो उनकी हेल्थ को ही अफेक्ट करती है। इसके अलावा एक सर्वे में ये देखा गया था कि 70% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेट नाइट तक जागते हैं। और लेट नाइट तक जाग करके ये पढ़ने की जो आदत है ना, इसके बारे में हमको तो बचपन से वैसे सिखाया जाना चाहिए, लेकिन इन सब का जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है ये भी एक रिसर्च में देखा गया था कि ऐसे बच्चे जो देर रात तक जाग के पढ़ते हैं उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस 30% कम होता है उन बच्चों की तुलना में जो सही समय पे सोते हैं और सही टाइम पे उठ करके अपनी सारी की सारी जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सही टाइम पे करते हैं। मतलब तो सीधा साधा है कि एक बच्चों का ग्रुप जो सही टाइम पे सोता है और सही टाइम पे उठता है, सही टाइम पे सारी एक्टिविटीज करता है। दूसरी तरफ से वो बच्चे लेट नाइट्स होते हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक रात तक जागते हैं। और जब हम रात को जागते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि रात को हमारी बॉडी अपने आप मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करती है। और देर रात तक जागने की वजह से अगर वो जाग रहे हैं तो हंगर क्रेविंग्स होगी। जब क्रेविंग्स होगी तो वो जा करके या तो चाय पियेंगे, या तो किसी न किसी तरह का मैगी या किसी न किसी तरह का कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे चिप्स हो गया, पास्ता हो गया, मैगी हो गया, इस तरह का फूड खाएंगे। और जब उनकी बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो अगेन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उनकी जो स्लीप साइकिल है उसको पूरा डिस्टर्ब कर देगा। अब इन सब चीज़ों की वजह से उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होती है, जिसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है कि एक बहुत बड़ा बच्चों का जो नंबर है, एक स्टैटिस्टिक्स में देखा गया था कि अगर उनकी पेरेंट्स की जेनेटिक हिस्ट्री और जो बच्चे कॉलेज में जो लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, 18 से 24 साल के बीच में कितने ही बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी फैटी लीवर, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिप्राइवेशन और अलग अलग तरह की बीमारियों को सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता। और इन जनरल जो पेरेंट्स का प्रेशर होता है, जो इंस्टीट्यूशंस का प्रेशर होता है, उनके बीच में उनको ये वक्त ही नहीं मिलता कि कभी वो इन सब चीज़ों के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर पलट करके उसको देख पाएँ। अब आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसी 10 कौन कौन सी बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से ये सिनारियो देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहली जो गलती है ना वो न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करना। न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ है कि बैलेंस डाइट,
हेल्दी फूड क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमें स्कूल से पढ़ाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर कोई मेरा अपना ओपिनियन जानना चाहे तो मुझे लगता है कि हर एक सेमेस्टर में हमें हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए जिसके बारे में हमें बच्चों को एजुकेट किया जाना चाहिए। और एजुकेट ही बस नहीं किया जाना चाहिए, हमें उस साइकिल में बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि उस साइकिल में रह करके उसको फॉलो करें और उसके नंबर मिलने चाहिए। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चा जितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ ये सर्केडियन रिदम, जो 24 घंटे के क्लॉक साइकिल और फूडिंग हैबिट्स को फॉलो करता है, उसके मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन न्यूट्रिशन के हेल्थ को हमें बचपन से इग्नोर कराया जाता है। कभी ये बताया नहीं जाता कि बेटा अगर आप बीमार होगे तो आप सही अगर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स लोगे, खाओगे, तो इससे क्या होगा, आप फ्रिक्वेंटली बीमार नहीं होगे। देखिए ये सब चीज़ें मैं इतना अच्छे से क्यों समझ सकता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी कॉलेज में पढ़ता था और मुझे याद है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता था और साल भर में कम से कम 2 से 3 बार तो मुझे टाइफाइड होता था। और हमेशा जब भी बीमार होते थे डॉक्टर के पास जाते थे, वो दवाएं दे देते थे। इसका मतलब मेरा इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर था। अभी मैं बात करूं तो अभी मुझे साल 2-2 साल हो जाता है कि मुझे कभी फीवर तक नहीं आता, क्योंकि आज मेरा लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है और आज के टाइम पे मैं एक हेल्थ कोच हूं। तो ये इंपॉर्टेंस कि फूड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम बाहर गए, हमने एक चिप्स ले लिया, हम अपने जब बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं, जब बच्चा घर पे भी आता है तो हमको उसको हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाने की बजाय हम उसको मन की चीज़ें बना के खिलाते हैं कि बेटा बहुत दिन बाद घर आए हो तो पूड़ी खा लो, पराठे खा लो, तुम्हारे मन का क्या है वो खा लो। और हम जिस तरह का फूड खाते हैं उस तरह के बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ग्रो कर जाते हैं। हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जिस तरह का हम फूड खाते हैं उसी तरह के हम जो गट माइक्रोबायोटा है उसको हम इनरिच करते हैं, उसको हम नर्चर करते हैं और उसी तरह की फूड की हमें क्रेविंग होने लगती है और यही सबसे बड़ा कारण बनता है कि हमारी हेल्थ खराब होने लगती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये देखा गया है एक रिसर्च में कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये महसूस करते हैं कि उनके ऊपर जो एकेडमिक प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। अब चूंकि उनकी लाइफस्टाइल पहले से ही खराब है, इसलिए इस एकेडमिक प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर पाते और जब वो इस एकेडमिक प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते तो वो परफॉर्म भी नहीं कर पाते और उनकी लाइफस्टाइल और ख़राब हो जाती है। तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो अपना परफॉर्मेंस जो बेस्ट हो सकता है वो कभी डिलीवर भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि जो आज के स्टूडेंट हैं और इनफैक्ट जो पेरेंट्स हैं, हम इन दोनों की बात करेंगे और जो इंस्टीट्यूशन चलाने वाले लोग हैं इन सभी को लाइफस्टाइल की बीमारियों के बारे में कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ये देखिए कितनी बेसिक चीज़ है। अगर 100 लोग बीमार होते हैं, उनको किसी भी तरह की बीमारी होती है, तो उसमें से 84% बीमारियां केवल हमारे लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से होती हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, फैटी लीवर, पीसीओडी, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, किडनी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, आप कोई भी बीमारी गिना लीजिए, ये सारी की सारी बीमारियां अगर होती हैं तो उसका जो प्राइमरी कॉज है वो है हमारी लाइफस्टाइल। तो जब तक लाइफस्टाइल की बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं चलेगा, जब तक इन बच्चों को, जो एकेडमिशियंस हैं और साथ में जो पेरेंट्स हैं, उनको ये पता नहीं चलेगा कि ये जो आज ये हमारा बच्चा जो रूटीन फॉलो कर रहा है, इसकी वजह से आज उसके बॉडी में जो एक बैलेंस हो रहा है वो क्या है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन रूट लेवल पे इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, इस तरह के पैरामीटर्स, इस तरह के जो पैटर्न्स हैं वो बन जाएंगे, जिसको कि बहुत सारे टेस्ट के थ्रू चेक किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और चूंकि लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं दिखते तो लोगों का इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर कोई इनको ये बता दे कि आज अगर आपको फैटी लीवर है या आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है तो अगले 10 साल के बाद यू आर ए पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ 100%। अगर मैं थोड़ा सा एक एवरेज डेटा की बात करूं, क्योंकि आज जिस एज में मैं हूं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो डायबिटीज़ की गोलियां खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहे हैं, कई लोगों की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी लोगों को कैंसर हो गया, ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि आज मैं जो रह रहा हूँ ये कारण बनेगा कि हम 10 में से कम 5 लोग ऐसे होंगे जो आज 18 से 24 साल के 10 साल के बाद कम से कम 5 लोग ऐसे होंगे या तो डायबिटिक होंगे, या तो किसी को हार्ट अटैक हो चुका होगा, या तो किसी की ब्लड प्रेशर की दवाएं चल रही होंगी। और उसके अगर 10 साल बाद हम और जोड़ लें तो उसमें से हम 10 में से अगर बात करें तो कम से कम 7 से 8 ऐसे लोग होंगे, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो चुका होगा, किसी को हार्ट अटैक हो चुका होगा, डायबिटीज़ की दवाएं खा ले होंगे, फैटी लीवर, एक आध दो को छोड़ दो तो सारे लोग फैटी लीवर के शिकार होंगे। उस समय पे कैरियर का, लाइफ का बनाने का इतना बड़ा प्रेशर होगा और उस टाइम पे लाइफ कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, जिसका सलूशन हम आज यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर थोड़ा सा इसका एहसास हो, थोड़ा सा इसकी स्टैटिस्टिक्स पता हो तो शायद हमारा फोकस भी जाएगा कि हम इन चीज़ों को यहीं पे शॉर्ट आउट कर लें। इसके बाद जो चौथा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि आज के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे हेल्दी फूड्स की
इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है। 75% से ज़्यादा ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आपको हेल्दी फूड का ऑप्शंस ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलेगा, और अगर हैं भी तो इतने डिफ़िकल्ट, इतने रेयर हैं कि शायद आपको, लेट से अगर किसी हॉस्टल में अगर इडली भी मिलती होगी तो हर टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, राइट। जो बाकी रूटीन्स है जो मैंने शुरू में ऑलरेडी डिस्कस किए और आगे डिस्कस करूंगा, इसके बारे में मैं और भी विस्तार से डिस्कस करूंगा। और इसके साथ में एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वो होता है हाइड्रेशन का। पूरे दिन की एक्टिविटी में हमारी बॉडी बहुत सारा स्वेट रिलीज़ करती है, पसीना रिलीज़ करती है। जैसे अगर मैं एक इंडियन की स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो एक आम इंसान लगभग 600 से 700 मिलीलीटर पसीना निकाल देता है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए, अगर 600 से 700 मिलीलीटर हमारे बॉडी से पसीना निकलेगा तो कितने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे बॉडी से निकल जाएंगे। और जब इतने सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बॉडी तो एकदम बिल्कुल लेथार्जिक हो जाएगी। अब जैसे गर्मी के मौसम में देखिए इतनी कमज़ोरी क्यों लगती है, तो कितना बेसिक सा साइंस है कि हम क्या फोकस करते हैं, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पानी किसका होता है? आरओ का पानी होता है, फिल्टर्ड वाटर होता है, उसमें तो कोई मिनरल्स वैसे ही नहीं होते। तो बेस्ट ऑप्शन होता है आप नींबू पानी पियो, पुदीने का पानी पियो, छाछ का पानी पियो, गन्ने का जूस पियो, नारियल का पानी पियो। नींबू सस्ता होता है, आप ले करके, जैसे बच्चे होते हैं, अगर उनको ये बताया जाए, पेरेंट्स से एजुकेट करें कि भाई इस थकान से बचने का सिंपल सा तरीका है, 3 से 4 नींबू को एक छोटी सी बॉटल में पानी डाल लो और थोड़ा सा नींबू का रस डाल करके अपने पास रख लो। जब आपको पानी पीना है, आप पानी लो, उसमें थोड़ा सा ये रस डाल लो, इसके बाद आप इसको पी जाओ, उसमें थोड़ा नमक भी डाल लो। तो ये बड़े बेसिक सोल्यूशन है, जिससे क्या है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है उसको पूरा किया जा सकता है। कम से कम अगर बच्चा पूरे दिन इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, उसकी बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड होगी तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, राइट। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है जिससे कि बच्चे को चाह करके भी ऑप्शन नहीं मिलता और टाइम के साथ में उसकी बॉडी लेथार्जिक रहती है, इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी बॉडी से रिलीज होते रहते हैं और इसके कारण वो अपना जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो दे नहीं पाता और वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के दौर से गुजरता ही रहता है। इसके बाद जो चौथा कारण है ना, वो है स्लीप के इंपॉर्टेंस को नज़रअंदाज करना। देखिए, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारे इन सारी की सारी प्रॉब्लम को अकेले 70 से 80% तक खत्म कर सकता है, वो ये है कि सही टाइम पे, मतलब रात के लगभग 10 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे 6 बजे तक कम से कम 8 घंटे ज़रूर सोना। तो स्लीप के इंपॉर्टेंस को कभी हमें बताया ही नहीं गया कि स्लीप हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ताना मारते हैं कि अगर आप 8 घंटे सो रहे हो तो जैसे मुझे एक पुराना कोट याद आता है, मेरे कॉलेज में हमारे एक सीनियर जब मेल करते थे तो हमेशा वो मेंशन करते थे कि इफ़ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स इन अ डे इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर 1/3 ऑफ लाइफ वाइल स्लीपिंग। इसका मतलब यही है कि अगर आप सो रहे हो तो आप अपनी 1/3 ज़िंदगी सोते में ख़राब कर दोगे। तो एक तरह का ताना है, लेकिन ये ताना नहीं है। अगर आप सही टाइम पे 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो तो आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम को केवल गुड स्लीपिंग पैटर्न की वजह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी हमें स्लीप के इंपॉर्टेंस को पढ़ाया नहीं गया। मुझे ऐसा लगता है स्लीप एज ए मेडिसिन पूरा एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके बारे में बच्चे को कम से कम एक सेमेस्टर में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। जो हम रेगुलर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, डिग्री का कोर्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का कोर्स हो। इनफैक्ट मेडिकल एजुकेशन में भी इस तरह का कोई कोर्स कंटेंट नहीं होता जिसमें बच्चों को ये बताया जाए कि फूड की वजह से कैसे हम बीमार होते हैं, कैसे हमारी स्लीप हमको ठीक कर सकती है, कैसे हमारी ख़राब स्लीप हमको बीमार कर सकती है। क्योंकि इसके बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होता, हमारे पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशंस को जो रन कर रहे हैं, चाहे इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, उनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो स्लीप के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होना और प्रॉपर नॉलेज और अवेयरनेस ना हो पाने की वजह से हम किसी भी पैटर्न पे कभी भी सोते हैं, कभी भी जागते हैं। हमें ये लगता है कि बस हमें काम करना है, काम करना है, काम करना है। आप एक दिन मत सो करके देखिए, आप अगले दिन आप देखिए आपकी बॉडी कितना अच्छा परफॉर्म करती है। अगर आपने 8 घंटे की नींद नहीं ली है, नेक्स्ट डे आपकी बॉडी कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी और आने वाले टाइम पे यही पैटर्न फैटी लिवर, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्ट अटैक, जितनी भी लाइफस्टाइल की बीमारियां उसका कारण बन जाएगा। इसके बाद जो 5वां रीजन है वो ये है कि मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के काउंसलिंग प्रोग्राम्स, पूरे अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो करीब 5% से भी ऐसे कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो बच्चों की इस तरह की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके, स्पॉट करके उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बना के रखा है कि बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम को ठीक किया जाए। 95% इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही हैं कि बच्चा अगर उस पीयर प्रेशर में रह रहा है तो उसको और प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हें परफॉर्म करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वो देर रात तक जागता है जिससे वो सुबह काम नहीं कर पाता, दिन भर उसको नींद आती है और उसको यही लगता है कि मैं ही खराब हूँ। धीरे धीरे एक निगेटिविटी आ जाती है कि मैं तो
कुछ करने काबिल ही नहीं हूँ। और यही सब चीज़ें धीरे धीरे जाकर के हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं और लगता है कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है। और इनफैक्ट इसका जो रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर जगह ऐसे मेंटल काउंसलिंग सेशन होने चाहिए। बच्चों को स्पॉट करके, उनको फाइंड आउट करके, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, और अगर वो एक सही रूटीन पे आ जाए तो शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाए। इसके बाद जो छठवां रीज़न है ना, वो मुझे लगता है कि उसमें इंस्टीट्यूशंस को काम करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि लेट नाइट तक जो कैंटीन्स चलती हैं, क्योंकि लेट नाइट तक जब कैंटीन्स चलेंगी तो बच्चे वहाँ पे जाएंगे और जाने के बाद कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, मैगी खाएंगे, नूडल्स खाएंगे, पास्ता खाएंगे, जितना भी जंक है वो सारा का सारा जंक खाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, उनकी बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन का फ्लो ही नहीं होगा। तो जहाँ पे अगर ये उनकी कैंटीन नहीं खुली होती, बंद होती, तो वो आराम से जाके सोते। उनको इतना तो कम से कम बिल्कुल हो सकता है कि कम से कम 60 से 70% बच्चे जो रात भर जाग रहे हैं, जब उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो जाके सो जाते। लेकिन अगर वो कैंटीन खुली हुई है तो उनको प्रमोट कर रही है कि रात में पढ़ना है, और कैंटीन में जाकर के जब आप पढ़ने लगोगे तो बीच में आपको चाय पीने के लिए आपको क्रेविंग होगी, लोग जाकर के चाय पियेंगे, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या, हमारी हेल्थ के ऊपर आएगा। इसके अलावा जो अगला रीज़न है, सातवां रीज़न है, वो यह है फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर करना। आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में हम अलग अलग तरह के कोडिंग कैंपेनिंग्स लगाते हैं, हम अलग अलग तरह के कंपटीशन शुरू करते हैं, ये करो वो करो, ये प्रोग्राम बनाओ वो प्रोजेक्ट बनाओ। इन सारी की सारी एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चा दिमागी रूप से तो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन के बीच में पूरा घूम के रह जाता है, लेकिन उसकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अगर मैं एक एवरेज बात करूं, कहने के लिए तो एक स्टूडेंट जो है, जो कॉलेज में पढ़ने वाला है, वो हमेशा बाहर है, उसको चलना फिरना, लेकिन इसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो 50% ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि हर दिन 5000 स्टेप्स का एक वॉकिंग टॉलरेंस कंप्लीट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो फैट का एक्यूमुलेशन है, फैटी लीवर है, उनके फैट का जो मास बढ़ना है, ये इसी उम्र से शुरू हो जाता है। और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो ओवरऑल पूरे हेल्थ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम तो कोई ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम लोग जब छोटे थे तो नैतिक शिक्षा का प्रोग्राम सब्जेक्ट होता था, स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट होता था, लेकिन पूरे के पूरे जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, आज अगर आप देखिए तो कितने सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन या डिग्री के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के कोर्सेज हैं जिसमें स्पोर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है, एनसीसी का कोई सब्जेक्ट है। अगर ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो बच्चों को न चाह करके भी उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इनरोल होना पड़ेगा। हर बच्चे के लिए एक वीक में, अगर नटशेल में अगर देखा जाए तो कम से कम 7 से 8 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी का कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होना चाहिए। इसके लिए सारी चीज़ें हमारे कोर्स करिकुलम में डिजाइंड होनी चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें होंगी तो बच्चा कभी भी एक स्क्रीन टाइम पे, या जैसे मोबाइल फोन या जो लैपटॉप पे बैठ करके जो सारा दिन काम करता रहता है, उससे हट करके बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व होगा। जब फिजिकली एक्टिव होगा तो उसकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, उसके बॉडी में डोपामाइन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, हर तरह के जो हार्मोन्स हैं वो निकलेगा, वो नेचर से इंटरैक्ट करेगा, और इसका जो ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा वो हमारी हेल्थ पे पड़ेगा। और इस तरह से हम बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो 8वां पॉइंट है वो है स्क्रीन टाइम। अगर मैं बात करूं ना तो 85% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं आज जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 6 घंटे से ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये चाहे मोबाइल फ़ोन में हो, चाहे वो लैपटॉप में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, ये इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारी की पूरी जो स्लीप, जो हमारा सर्केडियन रिदम, जो हमारी क्लॉक साइकिल है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब आप देखिए स्क्रीन टाइम से क्या होता है, जब ये रोशनी मोबाइल फ़ोन की या लैपटॉप की रोशनी जब हमारी आंखों पे पड़ती है तो ये जो रेटिना है, इसके पीछे फोटोसिंथेटिक गैंग्रीन सेल्स हैं, जब इस पे पड़ती है ना तो हमारी बॉडी हमेशा यही मानती है कि ये एक फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में है, ये लड़ने के मोड में है, राइट। ये कभी भी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में हमारी बॉडी जा ही नहीं पाती। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमेशा फाइट एंड फ्लाइट मोड में ही पड़ा रहता है, जिससे बॉडी की जो रिपेयरिंग होनी चाहिए वो रिपेयरिंग ही नहीं हो पाती। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जो मुझे लगता है कि शायद एक टाइम के बाद नॉर्मली जो हमारा शाम का खाना होता है उसके बाद कॉलेज में वाईफाई नहीं चलना चाहिए। Nobody should be allowed to use the computer and mobile phone। ये देखने में तो थोड़ा ऑड लगता है कि हम पढ़ेंगे कब, दिन भर तो हम कॉलेज में थे, अब शाम को हम पढ़ेंगे कब। तो यहाँ पे बुक रीडिंग का कल्चर होना चाहिए। बुक रीडिंग से हमारे शरीर पे ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, एपिनेफ्रीन है, नोरेपेनेफ्रीन है, ये सारे के सारे हार्मोन्स जब ये हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है तो ये सारे के सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है, जो हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस सिचुएशन क्रिएट कर देती है।
हम खुद देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में जब हम बुक से पढ़ते थे तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा था, या जब हम डिजिटल मीडियम के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होता है। ऑब्वियसली देखने में बड़ा ये हो सकता है कॉन्ट्राइंडिकेटरी लगे कि ये चीज़ तो हमारे सिस्टम के लिए ख़राब है, लेकिन अगर ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखा जाए, अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी डिलीवरी भी अच्छी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम के बाद, हो सकता है ये टाइम 9 बजे हो या 10 बजे हो, उसके बाद किसी भी तरह का डिजिटल मीडियम अलाउड नहीं होना चाहिए, बच्चों को यूज़ नहीं करने देना चाहिए। हॉस्टल के लिए रूल होना चाहिए कि वो लाइट्स को बंद करें और वो सही टाइम पे जाके सो दें, कैंटीन्स बंद हों। तो इससे क्या होगा, उनका स्क्रीन टाइम अपने आप कंट्रोल होगा। और जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 70% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नाइट शिफ्ट में जागते हैं, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस उन बच्चों की तुलना में जो पूरी क्लॉक साइकिल के हिसाब से काम करते हैं उनसे 30% कम होता है। मतलब अगर हम एक सेट ले लें, एक बच्चों का सेट जो सुबह उठता है और रात को सही समय पर सो जाता है, अपनी सारी एक्टिविटी उस बीच में करता है, उन बच्चों का परफॉर्मेंस उन बच्चों से बेहतर होता है 30% जो कि रात को जाग करके पढ़ाई करते हैं और इस तरह से वो अपनी एकेडमिक डिलीवरी करते हैं। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स मैंने रिसर्च करी, निकाल करके लेके आया और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा भी किसी कॉलेज में पढ़ता है या किसी ऐसे कोर्स को उसने घर से बाहर रहता है, कोई एजुकेशन परसू कर रहा है, तो बीइंग एज ए पेरेंट, या आप अगर किसी इंस्टीट्यूशन को ओन करते हैं, किसी मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप इस तरह के रूल्स बना सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कि बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा और ओवरऑल बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी, और जिससे कि हम अपने देश का फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा 9th पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि कई बार क्या होता है कि जाने या अनजाने में हम कैफीन जैसी चीज़ों के जो यूसेज है उसको प्रमोट करते हैं। जैसे अगर बच्चा घर में ही है, मैं अपने से कोरिलेट करता हूँ, आज की डेट में चाय पीना इतना कॉमन हो गया और चाय के लिए कोई ऐसा रूल भी नहीं है। जैसे अगर कैंटीन में मिल रही है तो चाय मिल रही है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि सूरज डूबने के बाद अगर कॉलेज में कोई कैंटीन है या मेस है वहाँ चाय नहीं मिलनी चाहिए। देयर शुड बी रूल कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सूरज डूब गया तो ऐसा कोई कैफीन जो हमारे बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन को ब्लॉक करे वो नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चों की बॉडी रिलैक्स्ड रहेगी, उनकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में रहेगी, उनकी बॉडी अच्छी नींद ले पाएगी, जिसका फर्क पड़ेगा उनकी ओवरऑल हेल्थ में। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वें पॉइंट के बारे में। वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी बड़े पोजीशन पे हूँ या किसी बड़े मैनेजमेंट पोजीशन पे हूँ, जैसे जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि हम बच्चे को हर सेमेस्टर में स्कूल से लेकर के कॉलेज तक एजुकेट करें हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, उसको स्लीप का इंपॉर्टेंस बताएं, उसको बीमारी के रूट कॉज के बारे में हम बताएं कि कोई भी बीमारी शुरू होती है वो हमारे फूड के ख़राब होने, हमारे रूटीन ख़राब होने, हमारी इनकम्प्लीट स्लीप की वजह से जो 84% बीमारियां हैं उसका जो रूट कॉज है वो यहीं से निकल के आता है। तो अगर हम इस तरह की चीज़ें बच्चों को हम पढ़ाएं, इसके अलावा जो बच्चों को मार्क्स मिलते हैं तो इन्हीं के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स भी मिलने चाहिए। उनका जो परफॉर्मेंस होता है, जैसे हम प्रोजेक्ट के मार्क्स रखते हैं कि आप एक कॉलेज में इस ईयर में या इस सेमेस्टर में अगर ये 100 मार्क्स का कोई लेट से मान लीजिए कोई एग्जाम है या सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, उसकी जगह ये होना चाहिए कि जितनी अच्छी आप लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो, जितना अच्छा आपका उठने का टाइम, बैठने का टाइम क्या है, राइट। इसके अलावा उसकी असेसमेंट के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन किसी बच्चे के इस रूटीन को कैसे असेस करेगा, उसके मार्क्स होने चाहिए। और ये जब ये बच्चे को मार्क्स मिलेंगे वही चीज़ उसको पढ़ाई जानी चाहिए और उसको उसी चीज़ के मार्क्स मिलने चाहिए। तो जब ये चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होती है ना, तो एक NLP हो जाती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जब इसमें ये प्रोग्रामिंग हो जाती है तो बच्चे क्या होते हैं ना, कॉन्शियसली अवेक हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, उनकी चेतना जाग जाती है कि भैया अगर एक दिन वो गलत कर रहे हैं तो उनको पता लग जाता है कि यस दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज रॉन्ग। लेकिन अभी क्या है, उनको ये पता ही नहीं कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए खतरनाक है, वो मेरी हेल्थ को खराब करेगा, मेंटल हेल्थ को खराब करेगा, मेरे रिजल्ट को खराब करेगा, मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस को खराब करेगा। और फ्यूचर में जो इस तरह के हमको कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे सुसाइड जैसे केस, वो इन्हीं तरह की प्रॉब्लम से निकल करके आते हैं। तो एजुकेशन में हेल्थ को इंक्लूड करना ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसके मार्क्स होने चाहिए। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हम बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स के बारे में। हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में मैंने साथ साथ में डिस्कस कर दिया था। सबसे पहली चीज़ जो है वो बैलेंस डाइट। देखिए बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें हेल्दी फैट्स हों। हेल्दी फैट्स मतलब
जो आपके जैसे बादाम है, अखरोट है, अंजीर है, हम घी खाते हैं, राइट। एवोकेडो में जो प्लांट बेस्ड फैट है, ये हेल्दी फैट है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि हमारे बॉडी के जो एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होता है। और इसमें जो फैटी एसिड पाए जाते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड पाए जाते हैं, वो हमारे पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बनी रहती है। दूसरी चीज़ ये है जो मैंने पहले बताई थी, स्लीप के बारे में लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। स्लीप के इम्पोर्टेंस को बच्चे को बचपन से ही सिखाना ज़रूरी है। अगर हम स्लीप के बारे में किसी को बचपन से सिखाएंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई बचपन से इसे पता होगा कि केवल ना सो पाने की वजह से मैं बीमार हो रहा हूँ, केवल ना सो पाने की वजह से मेरा जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब हो रहा है, तो कम से कम वो इस चीज़ पे तो ज़रूर ध्यान देगा कि वो अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करेगा। इसके अलावा स्लीप को और अच्छा करने का तरीका ये होता है कि कमरे में हम येलो कलर की लाइट यूज़ करें, हम वाइट कलर की या ब्लू कलर की लाइट को यूज़ ना करने दें, क्योंकि वाइट कलर की और ब्लू कलर की जो लाइट होती है वो मेलाटोनिन ब्लॉकर होती है। तो जो कॉलेज होते हैं, जो रूम्स होते हैं जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, वहाँ पे हमेशा येलो लाइट यूज़ होनी चाहिए, जो कि कहीं नहीं यूज़ होती। मैंने जितने इंस्टीट्यूशंस देखे हैं और जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है, उतना मैंने कहीं ये यूज़ होते नहीं देखा। तो ये कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं जो एक बेटर स्लीप के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का जो सपोर्ट है कुछ ऐसा होना चाहिए कि जब पेरेंट्स बच्चे को पूछें तो हमेशा केवल ये ना पूछें कि बेटा तुमने खाना खा लिया, बेटा क्लास कैसा चल रहा है, कॉलेज कैसा चल रहा है। उसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि बेटा तुम सही टाइम पे सोए कि नहीं सोए, मॉर्निंग हुई, बेटा तुमने फ्रूट्स खाया कि नहीं खाया। जब बच्चा घर से आता है तो उसको लड्डू, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी भेजने की बजाय बच्चे को कुछ हेल्दी नट्स, बादाम है, अखरोट है, मूंग है, चना है, स्प्राउटेड आइटम्स, ये सब पैक करके पेरेंट्स भेजें और बोलें बेटा इसको स्प्राउटिंग करके ना आप घर पे ही स्प्राउटिंग कर करके रोज़ सुबह या दोपहर को खा लिया करो, इसके बाद खाना खाया करो। तो इस तरह की छोटी छोटी हैबिट्स अगर पेरेंट्स फॉलो करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद जो एक चौथा पॉइंट है वो ये है रेगुलर एक्सरसाइज। जो मैंने पहले भी कहा कि जो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसमें बच्चों को रेगुलरली किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए। एनसीसी जैसे कोर्सेज हैं, इस तरह के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन चाहे तो अपने जो इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जो अलग अलग तरह की गेम एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ऐसा ना हो कि ये एक्टिविटीज़ एनुअल बेसिस पे हों, ऐसा हो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती ही रहें। जितना ज़्यादा बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा उतना अच्छा बच्चा एकेडमिकली भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन हमें इसकी मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा जो एक अगला ऑप्शन हो सकता है वो ये कि जो कैफ़ीन लेने का जो एडिक्शन है ना, इसको कम करने का कुछ सिस्टम बनाया जाना चाहिए। जैसे कॉलेज में हर्बल टीज़ हैं, अलग अलग तरह की हर्बल टीज़ हैं। जैसे हम लोग एक एजुकेट करते हैं हुंजा चाय, इट्स अ वेरी टेस्टी चाय। इसके अलावा ग्रीन टी है, इस तरह के ऑप्शंस। और इसके अलावा और भी तरह के जो हेल्दी ड्रिंक्स हैं, जैसे नींबू पानी है, जल जीरा है, इसको इंस्टेंटली बना करके नेचुरल तरीके से अगर सर्व किया जाए तो इस तरह का जो ऑप्शन है वो बच्चों को कैफ़ीन जैसे चाय या कॉफ़ी लेने से रोकेगा। और जब उनको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा तो डेफिनेटली वो इस तरह का ऑप्शन चूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि ऐसा कोई ऑप्शन होता ही नहीं, तो जब वो जाते हैं तो मजबूरी में वो चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो ये है कि बच्चे को डी स्ट्रेस करने के लिए ना ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। एक स्टडी में देखा गया है कि अगर बच्चे को किसी भी तरह का एजुकेशन दिया गया है तो उसको हर 1 घंटे के बाद छोटा मोटा ब्रेक मिलना ज़रूरी है। अगर इस तरह का ब्रेक मिलेगा तो इस तरह की प्रोसेस, इस तरह की एक्टिविटी को फॉलो करने से जो बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो लगभग 40% तक बढ़ जाता है। लगातार घंटे के बाद दूसरा घंटा, दूसरे के बाद तीसरा घंटा लगातार बच्चे को पढ़ाने से उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो उसकी मेंटल एबिलिटी है, वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे डिलीवर नहीं हो पाती, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि बच्चा मेंटल प्रेशर लेने लगता है, वो एकेडमिकली परफॉर्म भी नहीं कर पाता और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है कि उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। तो बीच बीच में ब्रेक देना, ये पूरे के पूरे जो 24 घंटे का रूटीन होता है या जो पूरा एकेडमिक रूटीन है उसका ये पार्ट होना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा फायदा बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये कि चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, अगर हम इंस्टीट्यूशंस के लेवल की बात करें तो इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के टॉक्स हर एक इंस्टीट्यूट्स में
हर एक इंस्टीट्यूशन में रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। उनको जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाना चाहिए, उनके जो टॉक्स हैं वो कराने चाहिए, ताकि बच्चे ऐसे बड़े बड़े लोगों से मिल सकें, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको जान सकें। और जब ऐसे ऐसे लोग आते हैं, उनका पूरा का पूरा एक एम्बियंस बन जाता है, तो ऑब्वियसली उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि बच्चे उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक इंस्टीट्यूशन अपने इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकता है, और जिसका सीधा सीधा फ़र्क पड़ेगा कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। और उन बच्चों की जब फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, तो ना केवल वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे, बल्कि बच्चों में जब सोसाइटल टेंडेंसी कम होगी तो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हर एक बच्चे के साथ में जब वो किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, जब 18 से 24 साल की उम्र होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, फैमिली से जो अटैचमेंट है ना धीरे धीरे कम होता जाता है। तो फैमिली का जो एक इमोशनल कनेक्शन है ना, वो बना रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसे टाइम पे एक बड़े एकेडमिक प्रेशर में जो बच्चा है वो पूरी तरह से एकेडमिक्स के प्रेशर में आ जाता है। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है, जब उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, और जब उसको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, तो कई बार वो अकेला महसूस करने लगता है, और ये सब चीज़ें कई बार बच्चों में सुसाइड का कारण बन जाती हैं। तो एक बहुत ही अच्छा इमोशनल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को मोटिवेट करना ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट। तो ये जो डिग्री कॉलेज में वो मिलने वाली है ना, वो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। अगर वो एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाता, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कर्स एजुकेशन का यही है कि जहाँ पे उसको खुश होना चाहिए, जहाँ पे उसको एक हेल्दी लाइफ जीनी चाहिए, तो उस 3 साल या 4 साल के एनवायरनमेंट में रहने के बाद जब वो वहाँ से निकल के जाता है, तो उसकी लाइफ पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया, मैंने उन कारणों के बारे में डिस्कस किया जिसकी वजह से आज की डेट में बच्चों की जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ख़राब हो जाती है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ है जो मैंने बताई कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ अच्छी हो और ये जो सोसाइटल टेंडेंसीज़ हैं ये दूर हो सकें। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो को डिस्कस करने के पहले ऐड करना चाहूँगा। वो ये कि अगर आपका बच्चा किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हैं जैसे पंचकर्मा है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, इस तरह के ट्रीटमेंट के बारे में जो बेसिक जानकारी है बच्चे को देनी चाहिए। बीच बीच में उसको जो बॉडी के डिटॉक्सिफाइंग ऐसे ट्रीटमेंट हैं उसके लिए भी इनरोल करना चाहिए। इससे होता क्या है कि उसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा निकल करके आता है। जैसे जब हम इतना टाइम, एनर्जी, मनी, पैसा सब खर्चा कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए, तो हम अगर उसके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए अगर कुछ खर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें हमें उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा करके रिजल्ट देती हैं। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। इस वीडियो को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका बच्चा भी किसी स्कूल में पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा यूज़फुल हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहीं पे इस वीडियो को साइन ऑफ करते हैं। नमस्कार।